हेलो दोस्तों, सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपन यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट कर दी है और जो यूनिट थर्ड है वो अपन क्या मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई, तो वो अपन लास्ट में कवर कर लेंगे। तो पहले जो फिजिक्स वाली यूनिट है वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं यूनिट 4 आपके लिए नई यूनिट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है और परिसीमा प्रतिबंध इस चैप्टर का नाम रहेगा। तो अपने पास जो बाउंड्री कंडीशन है, यानी बाउंड्री कंडीशन से अपन क्या करेंगे, कुछ डेरिवेशन बाउंड्री कंडीशन लगाते हुए उसको निकालेंगे। तो उससे अपन कुछ इक्वेशन अपन को जरूरी होती है जानना, तो उसके बारे में मैंने कुछ इक्वेशन, देखो आपको बोर्ड के सामने कुछ इक्वेशन लिखी है। तो सबसे पहले तो इसमें होता क्या है कि जो कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो साधारण मेथड से सॉल्व नहीं होती। क्या होती है? साधारण मेथड से सॉल्व नहीं होती, या फिर कुछ अपने पास कुछ कैलकुलेशन ऐसी आ जाती है जो साधारण तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें या तो कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशन लगा के सॉल्व करते हैं, या फिर कुछ ऐसे मेथड का उपयोग किया जाता है जो क्या करता है, उसको सॉल्व करता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, परिसीमा प्रतिबंध की। तो परिसीमा प्रतिबंध में क्या होगा, देखो अपने पास एक मेथड काम में आएगा जिसे बोलते हैं चरों की पृथक्करण विधि। क्या आएगी? चरों की पृथक्करण विधि, यानी चरों की पृथक्करण विधि। ये वाली विधि काम में आएगी, चरों की पृथक्करण विधि। यानी क्या करते हैं अपन, चरों की पृथक्करण विधि में ये होता है कि जो भी मान लिया कि अपने पास कोई भी फंक्शन है एक्स वाई जेड का, क्या है, कोई भी फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो इस विधि में क्या करते हैं अपन, एक्स वाला फंक्शन एक साइड में, वाई वाला फंक्शन एक साइड में और जेड वाला फंक्शन एक साइड में करते हैं। कहने का मीनिंग ये होगा, कहने का मीनिंग क्या होगा कि अपने पास जो भी x हो, y हो या z हो, तीनों को अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मीनिंग है कि x वाला एक साइड, y वाला एक साइड, z वाला एक साइड। यानी अपन में ऐसे कुछ मेथड लगाएंगे, ऐसे कुछ टेक्निक काम में लेंगे जिससे क्या हो जाएंगे, तीनों सेपरेट हो जाए। तो इसमें ये चरों की पृथक्करण विधि यही कहलाती है कि तीनों का सेपरेशन करना x y z कहलाता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे यूनिट के स्टार्टिंग में कुछ आपको इक्वेशन जरूरी है, आज इसका कुछ बेसिक नॉलेज भी जरूरी है, तो वो बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी है। फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास लाप्लास समीकरण। आप अच्छे से जानते हो कि लाप्लास समीकरण क्या होता है, जिसको मैंने लिखा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। फाई क्या है, अपना पोटेंशियल या विभव होता है। डेल स्क्वायर क्या है, यहाँ पे लाप्लासियन ऑपरेटर है। डेल स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो कि डेल स्क्वायर क्या होता है, आपका डेल स्क्वायर होता है आपके पास डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, ये वाला टर्म होती है। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ दूसरी इक्वेशन है हेल्महोल्ट्ज अवकल समीकरण। तो ये है डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। और के यहाँ पे क्या होता है, संचरण नियतांक। मान लिया कि अपने पास कोई भी इक्वेशन या कोई वेव होती है जिस डायरेक्शन में प्रोपिगेट करती है, तो उसको अपन क्या लिखते हैं, संचरण नियतांक के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा से लिखते हैं। वही क्या है यहाँ पे जो के होता है वही क्या है, संचरण नियतांक। साई क्या है यहाँ पे, तरंग फलन। डेल स्क्वायर क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर। थर्ड लिखी है मैंने तरंग समीकरण, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। ऐसे अपने पास विसरण समीकरण डेल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/h स्क्वायर डेल साई अपॉन में डेल टी। ये जो इक्वेशन है ये कहाँ काम में आती है, थर्मोडायनेमिक्स में काम में आती है। तो यदि आपने सेकेंड ईयर में अभी थर्मोडायनेमिक्स, मैंने तो अभी आपको नहीं पढ़ाई, जो पुराने स्टूडेंट है उनको पढ़ाई थी, तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये इक्वेशन आएगी। पॉइसन समीकरण आप जानते हो कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस का रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और जो टर्म है यहाँ पे शो कर दिया, देखो डेल स्क्वायर लाप्लासियन संकारक है, साई तरंग फलन है, फाई विभव है, के संचरण नियतांक है, एच विसरण नियतांक है और रो क्या है, आयतन आवेश घनत्व है। आयतन आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिफ्यूज कांस्टेंट, प्रोपिगेशन कांस्टेंट, पोटेंशियल, वेव फंक्शन एंड लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सब क्या इंग्लिश में टर्म है। तो अपन को यहाँ पे एक ऐसा मेथड काम में लेना है जो क्या करें, यहाँ पे काम है। तो पहले तो इसकी रिलेटेड कुछ 4-5 लाइन की थ्योरी लिख दीजिए, फिर इन इक्वेशन को लिखिए, फिर मैं और कुछ बताऊंगा आपको। कुछ कंसेप्ट ही बताना है, इस कंसेप्ट के बारे में अपन को देखना है कि कौन सी इक्वेशन आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो अपन सॉल्यूशन डायरेक्ट काम में लेंगे। तो पहले लिख लीजिए, इसमें टॉपिक लगा लीजिए परिसीमा प्रतिबंध। टॉपिक लगाइए परिसीमा प्रतिबंध और उसमें लिखिए कि गणितीय भौतिकी में अनेक ऐसी अवधारणाएं होती है, कि गणितीय भौतिकी में अनेक ऐसी अवधारणाएं होती है, गणितीय भौतिकी में अनेक ऐसी अवधारणाएं होती है जिनका गणितीय हल साधारण विधियों से संभव नहीं है, जिनका गणितीय हल साधारण विधियों से संभव नहीं है, जिनका गणितीय हल साधारण विधियों से संभव नहीं है। इसलिए इन अवधारणाओं को समझने के लिए
इसलिए इन अवधारणाओं को समझने के लिए एक तकनीक का प्रयोग करते हैं या एक मेथड का प्रयोग करते हैं जिसे छरों के पृथक्करण की विधि कहते हैं, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, जिसे छरों के पृथक्करण की विधि कहते हैं। इस तकनीक में नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए या इस मेथड में नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए इस मेथड में नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए जिन प्रतिबंधों का उपयोग किया जाता है उन्हें परिसीमा प्रतिबंध कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है मैंने कि कुछ मेथड ऐसे होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होते। उनको सॉल्व करने के लिए अपन एक नई टेक्निक काम में लेते हैं जिसका नाम है वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, छरों की पृथक्करण विधि। छरों की पृथक्करण विधि में जो भी कांस्टेंट आते हैं उन कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं अपन? बाउंड्री कंडीशन लगा के निकालते हैं। यानी कोई भी डायग्राम बनाएंगे, कोई भी कंसेप्ट या कोई मेथड लेंगे, ऐसा कोई डायग्राम, उसमें बाउंड्री कंडीशन रखते हुए अपन उसके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप ये इक्वेशन लिख लीजिए। ये 5 इक्वेशन है, ये पांचों इक्वेशन आपके काम की है, तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, फिर अपन इसके कुछ कंसेप्ट पर चलते हैं। तो पांचों इक्वेशन लिख लो एक पहले। पांचों इक्वेशन लिख लो, फिर अपन कुछ कंसेप्ट पर चलते हैं। ये समीकरण लिखिए 5, फिर मैं ये भी समझाता हूँ जो लिख रहा हूँ वो भी। लिख ली पांचों इक्वेशन। अब देखो सबका ध्यान बोर्ड पे। अब मैं क्या मान रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक नोट लगा के लिख लेना आप, क्योंकि ये कंसेप्ट बता रहा हूँ कुछ जो आपके आगे काम आने वाले हैं। तो इसमें ये है कि अपने पास माना कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। वैसे तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स में पूरी बुक है आपके, तो आपको अच्छे से समझ लोगे। तो देखो माना कोई अवकल समीकरण है, तो मैं जो फिजिक्स में काम आएगा वही चीज़ बता रहा हूँ, मैथ का नहीं बता रहा। ठीक है, तो जो फिजिक्स में जो काम आने वाली इक्वेशन है, जो सॉल्यूशन अपने काम आएंगे, उसको मैं एक बार अब पहले डिस्कस कर रहा हूँ। माना एक अवकल समीकरण है, तो इस टाइप की कोई अवकल समीकरण होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई। क्योंकि जब अपन चरों की पृथक्करण विधि लेंगे तो उसमें क्या होगा, किसी टर्म को अपन किसी कांस्टेंट के बराबर मानेंगे। तो ये मैंने क्या मान लिया, कोई कांस्टेंट है जो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यदि आपके पास कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, तो देखो साई तो इधर हो गया, डेल बाय डेल एक्स को मैं डी लिख सकता हूँ, ये आप अच्छे से जानते हो। और इसको मैं इस तरीके से यदि मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हो आप, इसको आप सॉल्व करते हो कि डी स्क्वायर, डी की जगह मैं क्या रखता हूँ एम स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। यदि आपने CAPI वाले मेथड पढ़े हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में तो आपको आ जाएगा। एम की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के हो जाएगा। तो इसमें जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, ए साई इज इक्वल टू ए की पावर आयोटा के
x आता है और प्लस का b माइनस आयोटा के एक्स आता है, ठीक है। इसी टाइप से आता है, यानी k की वैल्यू एक बार प्लस में आ जाएगी और एक बार माइनस में आ जाएगी। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यह द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, तो अतः मैं लिख सकता हूँ कि इसके भी क्या होंगे, दो हल प्राप्त होंगे, एक फर्स्ट वाला और दूसरा ये वाला। तो इसमें लिख सकता हूँ कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन लिखा है ये e की पावर, ये क्या दो कोटि की द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है, अतः इसके दो हल प्राप्त होंगे। ये लाइन आप बीच में डाल देना कि यह एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, अतः इसके दो हल प्राप्त होंगे। तो साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। क्या मैं इस टर्म को साइन कॉस में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस का बी कॉस के एक्स आ जाएगा। ए और बी यहाँ पे क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, जहाँ पर ए और बी क्या है, नियतांक है। क्या है आपके पास, नियतांक है। तो इन नियतांकों का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, बाउंड्री कंडीशन काम में लेंगे। तो वो जब अपन डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कौन क्या काम में लेंगे, बाउंड्री कंडीशन काम में लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये आ गया कि ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, इस टाइप की कोई इक्वेशन बनती है, तो इसका सॉल्यूशन आपको या तो ये काम में लेना है या फिर क्या काम में लेना है, ये दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन आप काम में लेंगे, ठीक है। यदि मैं दूसरी बात करता हूँ कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यह निम्न रूप में है, यानी माना कि एक अवकल समीकरण निम्न है। निम्न यानी कौन सी, किस टाइप की है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जब अपन बात करेंगे, वैसे CAPI में तो आप सब कुछ ये इसी टाइप की इक्वेशन पढ़ोगे, तो इसमें जब इसका सॉल्यूशन लिखना हूँ तो ये क्या, ये भी एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यह एक क्या है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। क्या है, एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। जब ये एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, इसके भी दो हल होने चाहिए, पर इस ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में तो क्या है अपने पास डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ए ई की पावर आयोटा ना आके के एक्स आएगा प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स आएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे जब आयोटा नहीं होता तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए साइन, क्या लिख सकते हो, ए साइन हाइपरबोलिक की टर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन हाइपरबोलिक के एक्स, क्योंकि आयोटा नहीं है तो क्या आएगा के एक्स प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक के एक्स, ठीक है। इस टाइप में इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो इसके भी दो सॉल्यूशन होंगे, तो आप हो सकता है कभी ये काम में लो कभी ये काम में लो, तो आप काम में ले सकते हो, क्योंकि मैं जब आगे डेरिवेशन कराऊंगा तो इस टाइप की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें सॉल्यूशन क्या करूंगा, आपको डायरेक्ट काम में लूंगा। तो आप ये दोनों नोट है वो लिख दीजिए, आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ है ये। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है वो लिख लीजिए, फिर अपन इससे आगे बढ़ते हैं। दोनों नोट लगा के लिख लेना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको तो हटा दो, जो ये इक्वेशन लिखी है इसको तो। इस पूरी यूनिट में बस ये 5 टाइप की इक्वेशन ही है आपके, और कुछ नहीं है। लिख दिया, बताओ लिख दिया, तो चले आगे, हटा दो इसको। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कब क्या काम में लेना है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना।
और जो ये कांस्टेंट आ रहे हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या काम में लेंगे अपन, बाउंड्री कंडीशन काम में लेंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन लाप्लास अवकल समीकरण। क्या लिखते हैं, लाप्लास अवकल समीकरण। तो देखो लाप्लास अवकल समीकरण, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि लाप्लास समीकरण होती क्या है। तो ये वाली इक्वेशन होती है अपने पास डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन होती है। क्या मैं यहाँ पे ये फाई क्या होता है, फाई अपने पास क्या होता है, विभव। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर विभव निकालना हो किसी का भी, तो विभव निकालने के लिए अपन ये इक्वेशन काम में ले सकते हैं, लिख सकते हो कि यहाँ पे फाई कोई पोटेंशियल है, इस पर यदि डेल स्क्वायर ऑपरेट करवाते हैं तो क्या निकल जाएगा, अपना विभव निकल जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि विभव निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन अपन काम में ले सकते हैं। कौन सी, लाप्लास समीकरण। बाकी इसमें मैं बात करूँ, इसमें क्या चार्ज कंसीडर होता है या नहीं होता। चार्ज किस में कंसीडर होता है, जो पॉइजन समीकरण आती है उसमें, क्योंकि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, वहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आती है। यानी ये कैसी है अपने पास, क्या है अपने पास, एक आवेश रहित है। क्या है आपके पास, आवेश रहित है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये कैसी होगी अपने पास, आवेश रहित है, यानी विभव निकालने के लिए काम आती है और आवेश रहित में होती है। ठीक है, तो इसके बारे में दो तीन लाइन लिख लीजिए, फिर अपन इसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखिए लाप्लास अवकल समीकरण लगा के कि लाप्लास अवकल समीकरण का विद्युत भौतिकी में उपयोग, लाप्लास अवकल समीकरण का विद्युत भौतिकी में उपयोग विभव की गणना करने में किया जाता है। लाप्लास अवकल समीकरण का विद्युत भौतिकी में उपयोग विभव की गणना करने में किया जाता है और यह समीकरण आवेश रहित क्षेत्रों में विद्युत विभव की गणना करने में काम आती है। और यह समीकरण आवेश रहित क्षेत्रों में विद्युत विभव की गणना करने में काम आती है। तो आप यहाँ पे लाप्लास समीकरण लिख लो। तो लाप्लास समीकरण क्या होगा आपके पास, लाप्लास समीकरण ये होगा आपके पास डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या इसको कार्तीय निर्देश तंत्र में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कार्तीय निर्देश तंत्र में, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये किस फॉर्म में आता है। यदि डेल को लिखना है तो डेल तो किस फॉर्म में आएगा आपका, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर आता है। ठीक है, इस फॉर्म में आता है। तो क्या मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो अब यहाँ पे जो ये फाई था, फाई की जगह मैं क्या मान लेता हूँ, कोई तरंग फलन या वेव फंक्शन मान लेता हूँ सॉल्यूशन के लिए, साई। ठीक है, तो तरंग फलन के लिए आप क्या काम में लेते हो, साई। तो यदि कार्तीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो साई है अपने पास वो कौन सा फंक्शन है, साई जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट से मिलकर बना है, यानी जो साई फंक्शन होगा वो किससे मिलकर बना है, साई एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो यहाँ इस साई को मैं इस जगह रख सकता हूँ। तो डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर साई डेल अपॉन में डेल जेड और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, कार्तीय निर्देश तंत्र में ये आ जाएगी। तो अब इसमें देखो क्या ध्यान दोगे, इसमें जो इक्वेशन आ रही है इसमें साई तीनों का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, साई तीनों का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, साई तीनों का फंक्शन है एक्स वाई जेड का। क्या मैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए चरों की पृथक्करण विधि काम में लूंगा, तो इसमें क्या करूंगा, एक्स वाला एक साइड, वाई वाला एक साइड, जेड वाला एक साइड करूंगा। ठीक है, तो उसको करने की ट्राई करता हूं। तो इसको पहले आप लिख लीजिए समीकरण नंबर 1, इस यहाँ तक लिखिए, फिर इसके आगे कुछ लिखते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे।
समीकरण 1 तक लिखिए, कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन थी उसी को मैंने अब सही मान के इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। चरों की पृथक्करण विधि क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिख लीजिए, समीकरण 1 त्रिविमीय लाप्लास अवकल समीकरण है। समीकरण 1 त्रिविमीय लाप्लास अवकल समीकरण है। समीकरण 1 त्रिविमीय लाप्लास अवकल समीकरण है। अब हमें इस लाप्लास अवकल समीकरण के हल की गणना करनी है। अब हमें इस लाप्लास अवकल समीकरण के हल की गणना करनी है। अब हमें इस लाप्लास अवकल समीकरण के हल की गणना करनी है। इस लाप्लास अवकल समीकरण का हल चरों की पृथक्करण विधि से ज्ञात किया जाता है। इस लाप्लास अवकल समीकरण का हल चरों की पृथक्करण विधि से ज्ञात किया जाता है। फिर लगा लो आप चरों की पृथक्करण विधि। क्या लगा लो? चरों की पृथक्करण विधि। चरों की पृथक्करण विधि क्या होती है वो समझना, तो इसके बारे में पहले कुछ थ्योरी लिख लो। लिखिए इसमें कि चरों की पृथक्करण विधि के अनुसार, चरों की पृथक्करण विधि के अनुसार तरंग फलन साई एक्स वाई जेड का पृथक्करण करते हैं। चरों की पृथक्करण विधि के अनुसार तरंग फलन साई एक्स वाई जेड का पृथक्करण करते हैं। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को अलग, वाई को अलग और जेड को अलग अलग करेंगे। लिखिए, माना एक फलन कैपिटल एक्स है, माना एक फलन कैपिटल एक्स है जो एक्स निर्देशांक पर निर्भर करता है। माना एक फलन कैपिटल एक्स है जो x निर्देशांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि अपने पास कोई तरंग फलन है जो क्या है, कैपिटल x, जो x पर निर्भर करेगा। दूसरा फलन y है जो y निर्देशांक पर निर्भर करेगा, और तीसरा फलन z है जो z निर्देशांक पर निर्भर करेगा। तो जो अपना साई एक्स वाई जेड था उसकी जगह मैं ये 3 तरंग फलन मान लेता हूँ। x x का फंक्शन है, y y का फंक्शन है और z z का फंक्शन है। तो यही आपको थ्योरी में लिखना है। क्या लिखना है कि जो x है वो कौन सा है, प्रथम एक तरंग फलन जो फलन माना है कैपिटल x वो x का निर्देशांक है या x निर्देशांक का फलन है। जो दूसरा फलन कैपिटल y माना है जो y निर्देशांक का फलन है, और जो z है वो z निर्देशांक का फलन है। तो क्या मैं इसको साई की जगह लिख सकता हूँ? अब मैं बार बार इसको ये पूरा कंप्लीट न लिख के इसको मैं डायरेक्ट ऐसे यूज लूँगा, जो यूज ले लूँगा वो डायरेक्ट मैं यही लूँगा, ठीक है। तो y z z इज इक्वल टू जेड, तो यही मैं बार बार काम में लूँगा। तो देखो समीकरण 1 से ये क्या आ जाएगा, अपने पास साई की जगह क्या लिखना है, जो साई एक्स वाई जेड था उसको मैंने 3 फंक्शन में डिवाइड कर दिया, एक्स वाई और जेड। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, चरों की पृथक्करण विधि कैसे काम में लेते हैं वो बता रहा हूँ। तो ये क्या किया, एक्स वाई जेड कर लिया। अब ये मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, तो देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा अपने पास एक्स वाई जेड प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्या यहाँ पे x का फंक्शन है तो y और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कौन सा डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव। y z कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये y z बाहर आ गया, तो ये क्या रह गया, डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बाहर आएगा, y का है तो x और z बाहर आ जाएगा, तो डेल स्क्वायर y अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई बाहर आएगा तो डेल जेड स्क्वायर अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। क्या मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड का भाग लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो फंक्शन बना रहे हैं यानी ये वाली टर्म पूरी एक्स की, ये वाली वाई की और ये वाली जेड की बनाना चाहते हैं। इसलिए यदि मैं यहाँ पे भाग लगाऊंगा तो इसमें देखो वाई जेड से वाई जेड कटेगा तो 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कटेगा तो 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखो ये तीनों सेपरेट हो गई क्या, यानी ये टर्म पूरी x की हो गई, क्योंकि देखो जो x है वो कौन सा फलन है, x का ही है। ये भी क्या है x, ये भी क्या है कैपिटल Y, तो ये y का फंक्शन है, ये है z। तो इसमें देखो अब कोई भी मिक्सअप नहीं है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना 2। ये x का हो गया, ये y का हो गया और ये क्या हो गया आपके पास z का। तो ये मैंने क्या किया, तीनों को अलग अलग कर दिए।
तो अब देखो यहाँ पे जब मैं मानता हूँ कि अब मैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए कैसे मानूंगा, ये जो टर्म है इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मानूंगा, ये जो टर्म है इसको भी किसी कांस्टेंट के इक्वल मानूंगा, और जो ये जो टर्म है इसको भी किसी कांस्टेंट के इक्वल मानूंगा, और इसका सॉल्यूशन निकालूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो आप इतना लिखिए समीकरण 2 तक, लिखिए समीकरण 2 तक। लिखिए समीकरण 2 तक। कुछ नहीं किया, केवल अपन ने अभी तो क्या किया, तीनों को सेपरेट किया है, अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जो सेपरेट करने का तरीका है वो हमेशा यही रहेगा हर इक्वेशन में। कोई भी फलन यदि 3 का फंक्शन है XY Z का, तो एक एक को सेपरेट करने के लिए यही तरीका काम में लेंगे। लास्ट में तीनों तरफ फलन का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो इसमें लिखिए समीकरण 2 के LHS से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 के LHS से स्पष्ट है कि प्रथम पद केवल निर्देशांक x पर निर्भर करता है। समीकरण 2 के LHS से स्पष्ट है कि प्रथम पद केवल निर्देशांक x पर निर्भर करता है। प्रथम पद केवल निर्देशांक x पर निर्भर करता है, अर्थात YZ निर्देशांक में परिवर्तन करने पर, अर्थात YZ निर्देशांक में परिवर्तन करने पर प्रथम पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्रथम पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार द्वितीय पद केवल निर्देशांक y पर निर्भर करता है। इसी प्रकार द्वितीय पद केवल निर्देशांक y पर निर्भर करता है, अर्थात XZ निर्देशांक में परिवर्तन करने पर, अर्थात XZ निर्देशांक में परिवर्तन करने पर द्वितीय पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। द्वितीय पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तथा तृतीय पद केवल निर्देशांक Z पर निर्भर करता है, तथा तृतीय पद केवल निर्देशांक Z पर निर्भर करता है, अर्थात XY निर्देशांक में परिवर्तन करने पर, अर्थात XY निर्देशांक में परिवर्तन करने पर तृतीय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तृतीय पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यह तभी संभव है जब ये पद, लेकिन यह तभी संभव है जब यह पद किसी नियतांक के तुल्य हो, किसी नियतांक के तुल्य हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, क्या लिखा है मैंने, जो आपको लिखवाया है वो क्या लिखवाया है, एक बार आप देख लो कि आपको क्लियर दिख रहा है क्या। लाइट चली गई इसलिए, चलो दिख तो रहा है। देखो इसमें मैं जो समझाना चाहता हूँ वो क्या है कि आपके पास ये वाली समीकरण 2 है, इसमें ये वाली टर्म पूरी x पर डिपेंडेंट है, यानी यदि मैं जो YZ पर कोई भी चेंज करूँ तो क्या इसमें चेंज होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये x के अलावा किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये केवल x पर डिपेंडेंट है, तो YZ में चेंज करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसमें। यदि ये y पर डिपेंडेंट है तो x और z में चेंज करने पर कोई भी इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। ये z पर डिपेंडेंट है तो इसमें भी परिवर्तन करने पर यदि x y में परिवर्तन करे तो ये इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जब पॉसिबल कब होगा, जब ये क्या हो, किसी एक नियतांक के तुल्य हो। तो मान लेता हूँ कि माना प्रथम पद माइनस का kx² के तथा द्वितीय पद माइनस का ky² तथा तृतीय पद प्लस का kz² के तुल्य हो। तो क्या मान लिए मैंने, ये कांस्टेंट माने तीनों की। जो प्रथम पद है वो क्या होगा, माइनस kx² के, जो सेकंड पद है वो माइनस ky² के, और जो थर्ड पद है वो क्या होगा, kz² के तुल्य होगा। तो क्या मैं इन तीनों को अलग अलग करके लिख सकता हूँ, सेपरेट करके लिख सकता हूँ, तीनों के मैंने कांस्टेंट मान लिए। देखो ये मैं क्या मान रहा हूँ, देखो यहाँ पे आपका माइनस x माना है, यहाँ पे माइनस ky माना है, तो आप कहोगे यहाँ भी माइनस kz ही मानना था, kz³ प्लस माना। तो देखो इसमें जो अपन कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो आप माइनस भी मान सकते हो, प्लस भी मान सकते हो। जब प्लस माइनस में मानोगे तो ये क्या करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली इसकी डिफरेंट आएगी। तो एक मैंने तीनों कांस्टेंट ले लिए, 2 ये माइनस के ले लिए, 1 प्लस का ले लिया, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है,
तो आपको जो मैं मानते चल रहा हूँ वही जो अपन बुक में दिया हुआ है वही अपन फॉलो करते हुए चलेंगे, बाकी आप इस कांस्टेंट को बदल भी सकते हो। तो देखो इसमें मैं फर्स्ट वाला मानता हूँ, तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा 1/x डेल स्क्वायर है और डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का के एक्स स्क्वायर, यही आएगा। प्रथम पद का कांस्टेंट मान लिया। तो देखो जब इसका सॉल्यूशन करके लिखोगे तो ये x कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल एक्स स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स स्क्वायर, और ये कैपिटल X इधर आएगा तो ये आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो, या फिर इसको एक बार ऐसे लिख दो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का के एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यह क्या एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, जो मैंने नोट में लिखाया था इसी टाइप का इक्वेशन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, अतः इसका हल निम्न होगा, अतः इसका हल निम्न होगा। तो देखो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इधर मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ तो या तो आप लिख सकते हो a की पावर में, या फिर आप लिख सकते हो साइन कॉस की फॉर्म में। तो बताओ किस फॉर्म में लिखे, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन मान लेता हूँ a1 साइन के एक्स एक्स प्लस b1 कॉस के एक्स एक्स। तो इसका सॉल्यूशन तो मैं इस रूप में मान लेता हूँ, ठीक है, मान सकता हूँ, कोई डाउट नहीं। या तो आप की आइटा की पावर में मानोगे, या फिर उस टर्म को आप साइन कॉस में भी लिख सकते हो, तो साइन कॉस में लिख दिया, तो कैसे भी आप मान सकते हो, ठीक है। अब यदि मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरा पद क्या था अपने पास 1/y डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर माइनस का के वाई स्क्वायर था। तो सेम वही प्रोसेस होगा, डेल वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा के वाई स्क्वायर वाई, ये इधर जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस का के वाई स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 0। यह भी क्या है एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, यह भी क्या है एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, अतः इसका हल निम्न होगा। यानी आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका वही आएगा साइन कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। तो बताओ क्या आएगा अपने पास a2, इसका आ जाएगा a2 साइन के वाई वाई प्लस b2 कॉस के वाई वाई, ठीक है। तो ये किसका आ गया अपने पास, इन दोनों का सॉल्यूशन आ गया। यदि मैं थर्ड का निकालता हूँ तो बताओ थर्ड का क्या आएगा। तो देखो इसमें तो वो जो मैंने नोट में लिखाया था वही कंसेप्ट काम में लिया है, ये वाला आपने लिख ही दिया था, हटा दो इसको। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या जो थर्ड वाला सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, थर्ड वाला आएगा। देखो यदि मैं थर्ड वाले की बात करता हूँ तो थर्ड वाला क्या मानते हैं अपन, थर्ड वाला आएगा 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल माना है के जेड स्क्वायर के। तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, देखो डेल स्क्वायर जेड, ये जेड उधर जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का के जेड स्क्वायर और जेड। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यह भी एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, यह भी एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, अतः इसका हल भी क्या होगा अपने पास। देखो ये माइनस में है, माइनस में या तो आप e की पावर ओनली के एक्स में लिखो या फिर हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a3 साइन हाइपरबोलिक के जेड आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या है के जेड जेड प्लस b3 कॉस हाइपरबोलिक आएगा और के जेड जेड। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। जब ये तीनों सॉल्यूशन आ गए, क्या मैं इसको तीनों को एक फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन ने जो कंप्लीट सॉल्यूशन माना था क्या माना था साइन एक्स वाई जेड था, तो तीनों से इक्वल मिलकर बना हुआ था। यानी इसका सॉल्यूशन आ गया अपना ये वाला, जो वाई का सॉल्यूशन था ये आ गया ये वाला, और जो जेड का सॉल्यूशन था वो आ गया ये वाला। तो क्या मैं इसको नंबर दे दूँ, ये 2 दिया था तो इसको दे देता हूँ 3 4 और इसको दे देता हूँ मैं 5। तो इन दोनों का जब नंबर दे दिया तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि अपन ने जो सॉल्यूशन माना था वो क्या माना था कि साई जो एक्स वाई जेड है वो किससे मिलकर बना है, एक्स एक्स वाई वाई और
जेड जेड। तो अपने पास क्या आ गया, तीनों के सॉल्यूशन आ गए। तो इसको मैं डायरेक्ट अब ऐसे पूरा कंप्लीट रूप से लिख सकता हूँ, यानी तीनों टर्म आ जाएगी। पहले एक्स का आएगा तो वो क्या आएगा, a1 साइन के एक्स एक्स प्लस a2 कॉस के एक्स एक्स, सॉरी b1 लिखा है, हाँ b1, ठीक है। ऐसे अपना जो दूसरा ब्रैकेट आएगा इसके आगे या लिख लेना, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या आएगा, ये जो दूसरा y का सॉल्यूशन आया वो आ जाएगा a2 साइन के वाई वाई प्लस b2 कॉस के वाई वाई, ठीक है। ऐसे ही जो तीसरे का सॉल्यूशन आया जेड का वो क्या आ गया अपने पास, a3 साइन हाइपरबोलिक के जेड जेड b3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। जहां पर ये सब क्या है अपने पास, जहां पर a1 b1 a2 b2 a3 b3 क्या है अपने पास, क्या है, नियतांक है। इन नियतांकों के मान कहाँ से निकालेंगे, ये अपन निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। तो अपन को तो क्या पढ़ना था, पहले तो अपन ने आज यही बताया कि चरों की पृथक्करण विधि का सॉल्यूशन कैसे निकालते। तो मैंने क्या किया, लाप्लास समीकरण को लेके उसको सॉल्यूशन करके ये वाले इसके तीनों सॉल्यूशन निकाल दिए। अब इसमें जब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो अपन बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार लिख दीजिए, ये अपना क्या आ गया, चरों की पृथक्करण विधि से आप ऐसे सॉल्व इसको कर सकते हो। ये जैसे जैसे इक्वेशन बनती है, देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लाइन लिखी है कि यह एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, अतः इसके दो हल होंगे। दो हल कौन से, एक ये और एक ये। तो आप इसमें ये ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वहाँ लाइन लिखते जाना, ठीक है। जहाँ जहाँ आपकी ये लाइन आ रही है वो लिखते जाना। ये तीनों आपको एक ही लाइन में लिखनी है, मैंने जगह नहीं थी इसलिए नीचे नीचे लिख दिए। इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना, 6, जो इसका सॉल्यूशन आया इसको, ठीक है। लिख दिया होगा आपने, नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि आपके लिखने की स्पीड स्लो है तो। इसके बाद लिखिए समीकरण 6 के बाद कि समीकरण 6 त्रिविमीय लाप्लास अवकल समीकरण का, समीकरण 6 त्रिविमीय लाप्लास अवकल समीकरण का कार्तीय निर्देश तंत्र में हल कहलाता है। समीकरण 6 त्रिविमीय लाप्लास अवकल समीकरण का कार्तीय निर्देश तंत्र में हल कहलाता है। समीकरण 6 त्रिविमीय लाप्लास अवकल समीकरण का कार्तीय निर्देश तंत्र में हल कहलाता है। इस हल में उपस्थित नियतांक का मान, इस हल में उपस्थित नियतांक का मान, इस हल में उपस्थित नियतांक ब्रैकेट में लिख लेना a1 a2 a3 b1 b2 b3 और kx ky और kz, नियतांक लिख लेना ब्रैकेट में जितने भी है a1 a2 a3 b1 b2 b3 kx ky kz का मान परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं।
परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं, परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई छरों की पृथक्करण विधि। तो आज तो मैंने क्या बताया, केवल आपको इसका कंसेप्ट बताया कि वेरिएबल ऑफ सेपरेशन या ये छरों की पृथक्करण विधि कैसे काम में लेते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या लिखना है, वो मैंने आपको बताया है। अब जो इसके आगे वाली क्लास होगी उसमें अपन एक एक डेरिवेशन को लेते हुए क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आपका ये ऐसा कोई सॉल्यूशन प्राप्त होगा, उसके बाद अपन जो ये कांस्टेंट आएंगे, इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे किसके द्वारा, बाउंड्री कंडीशन के द्वारा। तो बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाते हैं उसकी अपन बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।